हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, एज यू नो, हमारे चैनल पे इस टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कराई जा रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज आपका डे 6 है। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो बेटा, जो पीछे की क्लासेस है अप टू डे 5 उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्लासेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि इन्हीं के कंसेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। प्लस अब आपका एग्जाम बहुत पास आ रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज अभी से सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, कंटेंट का टाइम अब जा चुका है, कंटेंट का टाइम नहीं रहा। अब आपका टाइम है कि प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए और साथ में जो टॉपिक आया हुआ है उस टॉपिक के क्वेश्चंस को कीजिए, उस टॉपिक को अच्छे से कीजिए, ताकि उस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ डज द पेरिस्कोप वर्क इन सबमरीन। देखिए, यहाँ पे पेरिस्कोप की वर्किंग पूछी गई है। बेसिकली क्या पूछी गई है? पेरिस्कोप की वर्किंग। तो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी बेटा, पेरिस्कोप देखिए दिखता है कैसा है। इस तरीके का दिखता है पेरिस्कोप। ठीक है, ये देखिएगा, ये मेरा एक पेरिस्कोप होता है। देखिए, इस तरह से देखने में लगता है पेरिस्कोप। तो इसके बारे में बेटा दो तीन चीजें याद रखेंगे। सबसे पहले, इसके अंदर दो प्लेन मिरर का यूज होता है। किसका यूज होता है? टू प्लेन मिरर। देखिए, इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है ना। पहली चीज क्या है? दो प्लेन मिरर का यूज होता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका जो आपको याद रखना है, इस पेरिस्कोप के अंदर जो बेटा ये मिरर लगाए जाते हैं, ये हमेशा 45 डिग्री पे लगाए जाते हैं। किस पे लगाए जाते हैं? 45 डिग्री पे लगाए जाते हैं। और जो थर्ड पॉइंट आपको इसके अंदर बेटा याद रखना है, ये जो आपका मिरर है या ये जो पेरिस्कोप है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है। किस पे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो बेटा तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। दो प्लेन मिरर लगाए जाते हैं, दोनों 45 डिग्री के एंगल्स पे होते हैं, और किस पे काम करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। अब देखिए, हम समझते हैं कि आपका ये काम कैसे करता है। लेट्स से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है? आईज। ये क्या है? आई। ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब ये देखिए बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इस वाले मिरर पे बनेगी। अब ये जो मिरर है बेटा, इसे 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट करके ये कहाँ भेजेगा? नीचे वाले मिरर पे भेजेगा। अब ये जो नीचे वाला मिरर है बेटा, इसे रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेजता है? ये पर्सन की आईज में भेजता है। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है? इससे ये बेनिफिट मिलता है कि यदि हम पानी के अंदर हैं तो हम जो पानी के ऊपर का जो सरफेस है, बिना बाहर निकले हम देख सकते हैं कि बाहर कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, या बाहर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, या बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट जो पानी के अंदर रहते हैं बेटा उनके लिए, या जिन्हें कुछ कॉर्नर्स में देखना हो जहाँ वो डायरेक्टली नहीं देख सकते, वहां पर बेटा ये हमारा बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट रहता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द पेरिस्कोप वर्क इन सबमरीन। पेरिस्कोप हमारा सबमरीन में कैसे काम करता है? लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द टॉप मिरर एट 45 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, जो ऊपर का मिरर है उसे 45 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा, एंड बाउंसेस ऑफ एट द सेम एंगल टू द लोअर मिरर, और इसी एंगल पे नीचे वाले मिरर पर जाएगा, सो दैट अ पर्सन कैन सी द व्यू आउटसाइड, ताकि पर्सन क्या कर सके? बाहर का व्यू देख सके। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाइट फ्रॉम द लोअर मिरर एंटर्स द टॉप मिरर। बेटा नीचे से ऊपर नहीं जाता कभी भी, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और ना ही 90 डिग्री पे होता। हमेशा याद रखेंगे किस पे होता है? 45 डिग्री पे होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नहीं बेटा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे काम नहीं करता। दिस वर्क्स ओनली ऑन द बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बेटा इसमें जो ऑप्शन हमारे सही है वो ए एंड सी है, विच इज ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज। आइस बेटा पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करता है? अब हम देखते हैं। देखिए, वैसे तो जनरली जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हमने ये चीज देखी है कि कोई भी जब सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? वो पानी के अंदर डूब जाती है। लेकिन बेटा हमारा पानी के जो आइस होती है वो क्या होती है? एक्सेप्शन होती है, और इसी एक्सेप्शन की वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए,
एक्सेप्शन क्या है? नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया किसी भी सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है। सॉलिड की डेंसिटी, किसी भी सॉलिड की डेंसिटी जनरली आपकी ज्यादा होती है वाटर की डेंसिटी से, राइट? जनरली वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो क्या होता है बेटा, हमारा जो वो सॉलिड होता है वो क्या हो जाता है? सिंक हो जाता है। वो सॉलिड क्या होता है? सिंक होता है। बट अगर मैं आइस की बात करूं, मैं बर्फ की बात करूं, तो ये आइस जो होती है ये पानी पे फ्लोट करती है। पानी पे क्या करती है? फ्लोट करती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आइस भी हमारा सॉलिड है तो ये फ्लोट क्यों करती है, ये सिंक क्यों नहीं करती? तो बेटा दिस इज द एक्सेप्शन। ये क्या है? ये आइस वाला जो पार्ट है ये एक्सेप्शन है। अभी एक्सेप्शन क्यों है उसे समझिए। देखिए क्या होता है, पानी के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब पानी के अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? फ्रीली मूव करते हैं। क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा जो वाटर है ये फ्रीज होता है, जब ये हमारा पानी फ्रीज होता है, जब ये आइस बनने लगता है, तो बेटा ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है जो होता है हमारा हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर। क्या होता है? हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर। और बेटा ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? इस स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट होता है, उसको अरेंज होने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए। अरेंजमेंट जो है उसको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो स्पेस होने की वजह से बेटा क्या होते हैं, अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से आइस की जो डेंसिटी होती है कम हो जाती है। आइस की डेंसिटी कम हो जाती है किसकी डेंसिटी से? पानी की डेंसिटी से। तो अब आप कहेंगे कि कहाँ कि मैम हमारा जो आइस है, वो आपका जो पानी है वो कब तक रहेगा? देखिए 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी ज्यादा होती है। 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी ज्यादा होती है पानी की। जैसे ही हम 4 डिग्री से नीचे जाएंगे, यानी कि 3, 2, 1, 0 डिग्री, सीधा हम 0 डिग्री पे आते हैं, जो हमारी आइस बनती है। तो बेटा आइस जब बनती है तो डेंसिटी पानी की ज्यादा हो जाती है और आइस की कम हो जाती है। अब रीजन देखते हैं क्या कहा है। बीइंग अ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वाटर। बेटा इन्होंने कहा सॉलिड होने की वजह से डेंसिटी आइस की ज्यादा होती है, ग्रेटर। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया जनरली सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, बट आइस इज एन एक्सेप्शन। तो ये ऑप्शन नहीं है। आइस कंबाइंस विद एयर विच हेल्प्स इट फ्लोट्स ड्यू टू बायंसी। ये कहते हैं आइस हवा के साथ मतलब मिलके उसकी बायंसी में इफेक्ट, मतलब बायंसी की वजह से फ्लोट करती है, तो ऐसा भी नहीं है। हाइड्रोजन ब्रेक होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है, इसकी वजह से फ्लोट होता है, नहीं बेटा। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ये वर्ड याद रखेंगे आइस के केस में, कि जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है आइस के अंदर वो अलग होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट से। बस यही रीजन होता है जिसकी वजह से आइस क्या करती है बेटा? फ्लोट करती है पानी पे या तैरती है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे बेटा, इस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, copper and aluminium wires are usually used for transmission of electricity। ये assertion देते हैं कि कॉपर और जो एल्यूमिनियम के वायर हैं उनको बेटा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बात तो हमें बिल्कुल सही लग रही है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स एंड हैव हाई रेजिस्टिविटी। देखिए यहाँ तक तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि एल्यूमिनियम और जो कॉपर है गुड कंडक्टर है। भाई गुड कंडक्टर है जब तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी। लेकिन इन्होंने एक वर्ड यहाँ पे क्या यूज कर दिया भाई? हाई रेजिस्टिविटी। कि एल्यूमिनियम और कॉपर की क्या होती है? हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी का मतलब समझिए बेटा, हाई रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है? फिर आप मुझे खुद बताना रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए या नहीं। देखिए रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की जो क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकती है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकती है, राइट। रेजिस्टिविटी क्या कहती है? रेजिस्टेंस क्या कहता है? कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकती है। अब आपको पता है बेटा करंट कब पास होगा? करंट किसी भी वायर में कब पास होगा? जब इलेक्ट्रॉन का
फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी तो करंट पास होगा। अब मैं कह रही हूँ ये हाई रेजिस्टिविटी है, हाई रेजिस्टिविटी है, तो इसका मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन पास होने नहीं देगी, सीधी सी बात है। भाई हाई रेजिस्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देगी। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं होगा तो करंट का फ्लो कैसे होगा, और करंट का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसमिट होगी। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम है उनकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए या लो। भाई लो होनी चाहिए, लो। क्योंकि लो होगी तो क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तो करंट का फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जा सकेगी। तो ऑप्शन बेटा क्या है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और बेटा आप लाइक कीजिए वीडियो को। आपका एक लाइक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे को मोटिवेट करता है हम आपके लिए ज़्यादा से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करके ला सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द रीजन फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड। देखिए बेटा आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। कहाँ कितने पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन बेटा अगर आप माउंटेन्स में चले जाओगे तो वहाँ पे शायद आपका 98 डिग्री सेल्सियस या 97 96 के आसपास ये बॉईल हो जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो पृथ्वी है, अर्थ है, वहां पे मतलब ग्रासलैंड पे तो बेटा आपका 100 पे हो रहा है, और आप जब माउंटेन्स पे जाओगे, जब आप माउंटेन्स पे जाओगे तो 98 होगा। और मैं आपको बेटा और बता दूं, यदि आप सी लेवल पे जाओगे, यदि आप सी लेवल यानी कि पानी के अंदर की साइड जाओगे तो वहां पे बेटा टेम्परेचर ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस आता क्यों है, तो बेटा एक बात याद रखेंगे, ये टेम्परेचर डिफरेंस आता है किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट कब होता है बेटा लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखेंगे इस बात को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा किसके बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी कि जब हमारा पानी क्या होता है बेटा, भाप बनना शुरू हो जाता है। तो जनरली हमारे बेटा ग्रास हमारी जो लैंड होती है वहां पे 100 डिग्री पे क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर बनता है। लेकिन जैसे आपको पता है बेटा, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। हाइट पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। बेटा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो सीधी सी बात है, वहां पे वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो पानी क्या होगा बेटा, जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो रीजन क्या है, देयर इज अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड विच लीड्स टू लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस कंसेप्ट को बेटा याद रखिएगा, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। रीड द टेबल बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा दो सब्सटेंस दे रखे हैं, सोडियम और सल्फर, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। इन्होंने पूछा है बेटा कि किस टेम्परेचर पे दोनों एलिमेंट लिक्विड स्टेट में होंगे। तो सीधी सी बात है बेटा, लिक्विड स्टेट में कब होंगे, जब इन दोनों के बीच की स्टेज होगी और इन दोनों के बीच की स्टेज होगी। अब आप मुझे बताओ बेटा, इन दोनों की मतलब मेल्टिंग पॉइंट कहाँ से, 99 से 881 तक हो सकता है, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, 115 से 443 हो सकता है। तो बेटा अब यहाँ से आप उठा लो मैक्सिमम, क्योंकि इसको सल्फर बनाने में, मेरे सल्फर को मेल्ट होने में कम से कम 115 चाहिए ना। तो इसका मतलब बेटा 116 से लेकर यहाँ से हम क्या उठाएंगे बेटा, 443। यानी कि इसकी जो बीच की रेंज होगी उसमें क्या होगा, हमारा दोनों सब्सटेंस क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे। तो हम क्या कहेंगे, अबव 115। ठीक है। अब देखिए 444 से होगा तो बेटा जो भाप बन जाएगा लिक्विड स्टेट में तो रहेगा नहीं। 98 से ऊपर होगा तो बेटा ये मेल्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 115। ठीक है, 882 पे होगा तो ये भाप बन जाएगा। 115 ही एक ऐसी टर्म है जहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, दोनों एलिमेंट्स हमारे लिक्विड स्टेट में हमें मिलेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेटा कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में पूछा गया है। तो बेटा एक चीज गांठ बांध दीजिए, कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके ज्यादातर देखने को मिलता है इस टॉपिक से। तो बेटा याद रखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए कॉन्टेक्ट फोर्स हमारे कौन कौन सा होता है बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स, आप सभी को पता होगा, वो फोर्स जिसमें क्या लगती है बेटा, फ्रिक्शन लगती है। ठीक है, टेंशन फोर्स, जब हम किसी चीज को बेटा खींचते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, टेंशन आ जाती है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, जब हमारा बेटा रेजिस्टेंस लगता है तब भी क्या होता है, वो भी एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो होती है वो भी कांटेक्ट फोर्स होती है। मस्क्यूलर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये सभी हमारी कैसी होती है, कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी होती है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा जनरली ये तीन फोर्स हमारी क्या होती हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स होती हैं, बाकी ज्यादातर जो होती है बेटा कांटेक्ट फोर्स के अंदर में आती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, बेटा अभी मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, तो ये बात सही है। एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग विद मैग्नेट, यहाँ पे बेटा मैग्नेट आ गया, मैग्नेट को क्या कहा है, कांटेक्ट नहीं बेटा, अभी मैंने बताया कैसा होता है, नॉन कांटेक्ट, तो ये नहीं होगा। एयरप्लेन फ्लाइंग थ्रू द एयर, देखिए जब एयरप्लेन बेटा आपका एयर से फ्लाई कर रहा है तो उस पे एक फोर्स लगता है, दैट इज एयर रेजिस्टेंस फोर्स, जो उसको रोकने की कोशिश करती है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होते हैं, ये नॉन कांटेक्ट नहीं बेटा, कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स, तो ये भी गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर वन यानी कि ए एंड डी विल बी आर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट साउंड, साउंड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड इन ह्यूमंस, देखिए हमेशा याद रखेंगे बेटा कि वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, यदि वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नो बेटा, साउंड को हमेशा मीडियम की जरूरत होती है आपकी ट्रेवल करने के लिए। इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैस, लेकिन एक मीडियम की जरूरत होती है। और जो लाइट है बेटा, लाइट ट्रेवल कर सकती है आपकी वैक्यूम से, याद रखिएगा, लाइट हमारी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जो साउंड होती है उसे किसी ना किसी वैक्यूम की, सॉरी, किसी ना किसी सोर्स की जरूरत होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अगर आपसे पूछा जाए स्पीड के बारे में कि साउंड सबसे ज्यादा किस में आपकी स्पीड में ट्रेवल करती है, तो बेटा सॉलिड में सबसे स्पीड से, लिक्विड में सबसे कम, सॉरी उससे कम, एंड गैस में सबसे कम। बिकॉज क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा, सॉलिड में पास पास होते हैं तो वाइब्रेशन जल्दी 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 ट्रांसफर होती है, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं तो टाइम लगता है, और गैस के और भी ज्यादा दूर होते हैं तो वाइब्रेशन को पास होने में टाइम लगता है। सो कौन सा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है बेटा, अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस करेंगे तो लाउडनेस भी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे श्रिलनेस बढ़ जाती है। ये वर्ड याद रखेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड हमारा लाउडनेस से रिलेटेड होता है और फ्रीक्वेंसी हमारी श्रिलनेस से रिलेटेड होती है। यहाँ से बेटा आपके क्वेश्चंस लगते हैं, अलग अलग तरीके से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ फोर सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी, देखिए आपने सभी ने नाम सुना होगा बेटा पीएच स्केल का,
ठीक है। पीएच स्केल क्या करता है बेटा, हमें ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या नहीं है। इसका जो बेटा रेंज होता है 1 से 14 होता है, ये बात याद रखेंगे। बेटा जो 7 से नीचे होते हैं दैट आर एसिडिक। अगर किसी का पीएच का वैल्यू 7 या 7 से, देखिए 7 इज न्यूट्रल, 7 इज न्यूट्रल, 7 से कम है एसिडिक, और अगर 7 से ऊपर है तो बेसिक। ये बात याद रखेंगे। अब एक बात याद रखेंगे बेटा, जितना हम वैल्यू कम होती जाएगी यहाँ पे एसिड की तरफ से, वो उसकी एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जिसकी पीएच 2 होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, किससे, पीएच इज इक्वल टू 4 से। याद रखेंगे पीएच 2 इज मोर एसिडिक देन पीएच 4। लेकिन बेस के केस में उल्टा होता है, क्योंकि हमारी साइकिल ऐसे चलती है। तो अगर किसी का पीएच 8 है और किसी का पीएच 9 है, तो पीएच 9 इज मोर बेसिक, ठीक है, एंड पीएच 8 इज लेस बेसिक। ये बात बेटा हम याद रखेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए का क्या है बेटा 9, बी का 2, उसके बाद सी का 7, डी का 4। इन्होंने पूछा है अरेंज द करेक्ट ऑर्डर इन एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज ऑर्डर। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है इनमें से, बी। सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है, बी। फिर क्या है, डी, देन 7 यानी कि सी, एंड देन ए। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ मेथड दैट यू विल यूज टू सेपरेट सॉल्ट मिक्स्ड इन ऑयल एंड वाटर। बेटा बेसिकली इन्होंने क्या करा है, एक पानी लिया, इसके अंदर सॉल्ट मिक्स कर दिया और साथ में ऑयल मिक्स कर दिया। तो अब हमें इन तीनों को सेपरेट करना है, तो मैं कौन से मेथोडोलॉजी से करूंगी। इवापोरेशन ऑफ ऑयल, देखिए बेटा आपको पता होगा बेटा, ऑयल, वाटर एंड ऑयल ये आपस में इमिसिबल लिक्विड होते हैं, यानी कि आपस में मिलते नहीं हैं। प्लस जब ये मिलते नहीं है तो बेटा ऑयल का इवापोरेशन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। डिकेंटेशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय इवापोरेशन ऑफ ऑयल, अगेन इवापोरेशन ऑफ ऑयल बोल रहे हैं, बेटा नहीं हो सकता। फिल्ट्रेशन मेथड टू रिमूव सॉल्ट एंड लेटिंग इट ड्राई, बेटा फिल्ट्रेशन मेथड आप करोगे सॉल्ट को रिमूव करने के लिए, लेकिन ऑयल कैसे रिमूव करोगे, नहीं। इसका बेस्ट तरीका क्या है, इसका बेस्ट तरीका होता है बेटा सेपरेटिंग फनल। हम क्या करते हैं बेटा, फनल की मदद से सबसे पहले जो ऊपर ऊपर हमारा ऑयल तैर रहा है पानी के ऊपर, हम उसे अलग कर लेंगे। अब बचा हुआ जो हमारा पानी है बेटा, उसमें से हम इवापोरेशन की मदद से सॉल्ट को अलग कर लेंगे। हमेशा याद रखेंगे दो इमिसिबल लिक्विड, जो लिक्विड मिक्स नहीं हो सकते, उनको अलग करने का बस एक ही तरीका होता है, दैट इज सेपरेटिंग फनल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से बेटा इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा बेटा रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन रहता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। मैं बेटा लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से बताती हूँ कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज बेटा कैसे कैसे चलती है। सबसे ऊपर होता है हमारा पोटेशियम, राइट, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है जिंक, देन आयरन, उसके बाद आता है बेटा, आयरन के बाद आता है आपका टिन, उसके बाद आता है लेड, राइट, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, कॉपर, फिर उसके बाद आता है मरकरी, फिर आपका आता है सिल्वर, और फिर आता है गोल्ड। ये बेटा रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज ऑफ मेटल है, ठीक। आप याद रखेंगे बेटा जो सबसे ऊपर होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे होता है वो लेस रिएक्टिव। देखिए इस पे बेटा क्वेश्चन 100% बनेगा, इसे चाहे डबल स्टार मार्क कर दीजिए, ये याद करके जाइएगा। एक क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक पे से देखने को मिलता ही है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें देखना है बेटा कि जब हमारे पास इस तरह की रिएक्शन दी हुई हो, तो हम इसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि एक जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मेटल क्या करता है, रिप्लेस करता है किसको, रिप्लेस करता है वीक मेटल को। बस ये बात याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग मेटल रिप्लेस करता है वीक मेटल को, ठीक। अब मुझे ये बताओ बेटा,
मैग्नीशियम और कॉपर कौन सा स्ट्रॉन्ग है? मैग्नीशियम और कॉपर में कौन सा स्ट्रॉन्ग है? तो बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे देखते हैं, मैग्नीशियम मेरा बेटा यहाँ आ रहा है, कॉपर मेरा यहाँ आ रहा है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है? मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग है। तो सीधी सी बात है बेटा, ये जो मैग्नीशियम है वो कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा, तो ये रिएक्शन तो फिजिबल लग रही है, राइट। नेक्स्ट है सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम, चलिए देखते हैं। सोडियम मैग्नीशियम में बेटा सोडियम ऊपर है, मैग्नीशियम मेरा नीचे है, तो इसका मतलब क्या है? सोडियम मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैग्नीशियम से, तो क्या ये सोडियम मैग्नीशियम को हटा रहा है? बिल्कुल हटा रहा है, तो बेटा ये भी सही है। जिंक एंड कॉपर, क्या जिंक हमारा कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिंक एंड कॉपर, जिंक, जिंक का है, जिंक जिंक जिंक, जिंक बेटा ये रहा मेरा, कॉपर का है ये रहा, ठीक है। जिंक मेरा कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो रिप्लेस कर रहा है। तो अब ये कहते हैं कि हमें क्या इन्फ्लुएंस मिल रहा है? ओके, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन Mg। क्या कॉपर की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है? नहीं बेटा, ये तो गलत है। क्या रिएक्टिविटी कॉपर की जिंक से ज्यादा है? नहीं बेटा, कॉपर की तो रिएक्टिविटी जिंक से कम है। क्या रिएक्टिविटी मैग्नीशियम की ज्यादा है कॉपर से और लेस देन सोडियम? बिल्कुल सही बात है बेटा, कॉपर से ज्यादा है और सोडियम से कम है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। क्या मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा है? नहीं बेटा, सोडियम की ज्यादा होती है, मैग्नीशियम की कम होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाता है। ठीक है, इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है, जरूर 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 से पढ़ के जाइएगा बेटा, वहां से आपके एक नंबर पक्का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गोल्ड इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड को बेटा प्रेफर किया जाता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि ये मैलिएबल है, बिल्कुल सही बात है बेटा। मैलिएबल क्या प्रॉपर्टी होती है? मैलिएबल होती है जब हम किसी मेटल को बेटा शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो उसे हम मैलिएबल बोलते हैं। अब आपको पता है बेटा गोल्ड हमारा क्या होता है, बहुत सारे प्रकार में बनाया जा सकता है, तो मैलिएबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको ईजी कर देती है बनाने में, तो ये बात सही है। रेजिस्टेंट टू कोरोजन, बिल्कुल सही है बेटा। ये क्या है बेटा, हमें कोरोजन से बचाता है। गोल्ड क्या होता है बेटा, कोरोजन, जल्दी से कोरोड नहीं होता, इसलिए ही तो गोल्ड इतना मतलब महंगा होता है और यूज किया जाता है। हाईली रिएक्टिव, बेटा अगर ये रिएक्टिव होता तो गोल्ड कौन यूज करता? ऑब्वियसली कोई नहीं। सोनोरस, देखिए मेटल की प्रॉपर्टी सोनोरस होती है, ये बात सही है, लेकिन गोल्ड में सोनोरस प्रॉपर्टी का कोई काम है ही नहीं, तो आप ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है कि इन्होंने कहा है गोल्ड को ज्वेलरी मेकिंग के लिए क्यों यूज किया जाता है। अगर आप कहते गोल्ड को आपका बैल बनाने के लिए क्यों यूज किया जा रहा है, तो आप तब सोनोरस पे जा सकते थे, लेकिन यहाँ ज्वेलरी मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग में सोनोरस यानी कि साउंड का कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए और बी के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा वीडियो को, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे को अपना सपोर्ट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट विथ ओनली फिजिकल चेंजेस। देखिए बेटा आप सभी को पता है दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, है ना। फिजिकल चेंजेस में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर हमारे न्यू प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। मैंने बेटा इसके अंदर एक ट्रिक बताई थी, जब कभी भी हम रस्टिंग, कुकिंग, बेकिंग, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, कुकिंग, बेकिंग, रस्टिंग, डाइजेशन, है ना बेटा, ये जो वर्ड्स होते हैं, बर्निंग, ये सब हमारे केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। कुकिंग, बेकिंग, डाइजेशन, बर्निंग, रस्टिंग, ये हमारे केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। तो बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, ये नहीं हो सकता। कुकिंग मैंने अभी बताया बेटा किस में आता है, हमारा केमिकल चेंज में, ये भी नहीं हो सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने अभी बताया केमिकल चेंज में, तो बेटा हमारे कौन सा ऑप्शन बचा, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट एंड डिसॉल्विंग ऑफ कैंडी। इन तीनों ही में क्या होता है बेटा, फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ शेप चेंज हो रही है, आपका कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एस्टर्स आर केमिकल्स व्हिच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ये बात सही है बेटा, जो एस्टर्स होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो फ्रूट जैसी होती है,
पॉलिएस्टर इज एक्चुअली अ पॉलीमर विद अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ एस्टर्स। ये बात भी सही है बेटा, नाम में ही देखिए लिखा है पॉलिएस्टर, पॉली मतलब मैनी, यानी कि पॉलिएस्टर हमारा किससे बना होता है? एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कि एस्टर की बहुत सारी यूनिट से मिला के बना होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज राइट, यानी कि S1 S2 दोनों ही क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कहा गया है आपका, मैच द फॉलोइंग विद देयर यूसेस। मैच द फॉलोइंग विद देयर यूजेस, हमें बताना है बेटा कि कौन सा किसका किस चीज में यूज है। तो बेटा हमेशा याद रखेंगे जो वैक्स होती है कि हमारा ऑइंटमेंट में यूज होता है। 2,4-D इज वीडीसाइड, है ना। ब्यूटमेंट हमारा पेंट्स में, या फिर आप कह सकते हैं आपका बेटा सड़क बनाने में यूज होता है। और सुपर फॉस्फेट जो बेटा फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एक बेटा ब्यूटमेंट है ना, कोल तार से रिलेटेड कोल आता है। एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, याद रखिएगा बेटा, कि जो हमारा सड़क बनाने में एक तार का यूज होता है ना। तो कौन से तार का यूज होता है? तो एक बात याद रखिए, बिटुमेन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बिटुमिन इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, राइट। और जो हमारा बेटा कोल तार होता है वो कोल प्रोडक्ट है। जो कोल तार होता है जो आपका रोड बनाने में यूज होता है, दैट इज अ कोल प्रोडक्ट। ये बात याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अवर बॉडी बाय। वैक्सीन बेटा हमारी बॉडी को इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती है? तो कैसे प्रोवाइड करती है बेटा? देखिए क्या होता है, जब हम वैक्सीन्स लगाते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को ये बताते हैं अगर फ्यूचर में इस तरह का कोई भी बैक्टीरिया हमारी मतलब बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी को उस चीज से कैसे फाइट करना है, वो किस तरीके से एक सूटेबल एंटीबॉडीज प्रोवाइड करेगी। तो वैक्सीन कैसे काम करती है, इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती है? बाय प्रोग्रामिंग अवर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोग्राम कर देती है, कैसे? ताकि वो सूटेबल एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस कर सके। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। देखिए सेल्स को देखते हुए कौन सी बात सही नहीं है? Prokaryotic cells have nuclear membrane but no cell membrane। ये कहते हैं कि भाई आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, आपकी क्या होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। तो ये बात तो हमें क्या लग रही है? ये बात तो हमें सही लग रही है। देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर बेटा क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन्स होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटेक्टिव बैरियर्स प्रोवाइड करती है सेल्स के लिए, और जो सब्सटेंस है उनको कंट्रोल करती है कि कौन सा सब्सटेंस हमारा सेल के अंदर एंटर कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए बेटा प्लास्टिड्स क्या काम करते हैं, ग्रीन कलर देने का काम करते हैं, जो कि हमारे सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। तो यही हमारा क्या है बेटा, क्वेश्चन गलत हो जाता, ऑप्शन ये वाला ही सही हो जाता है। इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, हमने बता दिया। सेल मेम्ब्रेन बेटा दोनों में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल हमारी सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आजकल, तो ये भी मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, which one of the following statement is true about human circulatory system। इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बेटा आर्टरीज वेन्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को हमें हमेशा मिलते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बेटा कौन सी बात सही है? वेन्स हैव थिक वॉल्स एंड नो वॉल्स प्रेजेंट। ओके, ये कहते हैं बेटा कि वेन्स के थिक वॉल होती है, नहीं बेटा वेन्स में थिन वॉल होती हैं। क्या होती हैं? थिन वॉल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को डिफरेंट ऑर्गन से लाके हार्ट तक लेके जाती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, देखिए वेन्स का समझिए काम क्या है। ये क्या होती हैं, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं,
जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को लेके आती हैं और हार्ट को देती हैं, ताकि हार्ट क्या कर सके बेटा, उसका आगे वो लंग्स को भेज सके फॉर द प्योरिफिकेशन। ये कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का, तो बेटा कलर तो रेड ही होता है, डार्क रेड, और उसका ही फर्क होता है, ये सिर्फ डायग्राम में दिखाया जाता है। डार्क क्लॉट फॉर्म्ड ओवर द कट इज ड्यू टू व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से नहीं होता बेटा, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। जो क्लॉटिंग होती है वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात सही है बेटा, वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। यहाँ पे बेटा एक पॉइंट यहाँ पे आप याद रखेंगे, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और थर्ड पॉइंट इसमें आप रखेंगे कि वो हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स तक भेजती हैं, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं, ठीक है। और वेन्स क्या करती हैं, डिफरेंट ऑर्गन से हमारे वापस हार्ट में लेके आती हैं, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरीज इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन एंड पल्मोनरी वेन इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, ये अपनी ओरिजिनल आर्टरी और ओरिजिनल वेन से अपोजिट काम करती हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, ठीक है बेटा, तो हमें बताना है कि ओके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये कुछ डिजीज हैं, उनसे जो कौन से ऑर्गेनिज्म ये करते हैं। अब हमें बताना है बेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो देखिए बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया ज्यादातर पानी के माध्यम से जाता है, एयर के माध्यम से बैक्टीरिया नहीं जाता, ठीक है, ज्यादातर पानी के माध्यम से जाता है, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस, वायरस बेटा वाटर से जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ, जो कि मॉस्किटो, मलेरिया तो सभी को पता है बेटा मॉस्किटो की वजह से होता है। देन अगेन वायरस, वायरस किससे हो सकता है, देखिए वायरस एयर से भी आ सकता है और वाटर से भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज हम चूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग, करेक्ट वर्ड बताइए। एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, बेटा देखिए दो तरह के एनिमल्स होते हैं, ओविपोरस, वीवीपोरस। वीवीपोरस वो होते हैं जो अपने बच्चे का जन्म, अपने बच्चे को खुद जन्म देते हैं, और ओविपोरस वो होते हैं जो क्या बोलते हैं आपके अंडे देते हैं। एग्स, एग से याद रखिएगा ओ अंडे जैसे लग रहा है ना ओ, तो ऐसे याद रखिएगा बेटा, ओविपोरस कौन होते हैं, जो अंडे देते हैं, वीवीपोरस जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट, क्या बनता है बेटा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो से हमारा क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो आपका फिर अटैच हो जाता है यूट्रस से। देन उसके बाद बेटा फर्दर डेवलपमेंट होता है, फिर फीटस बनता है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। बेटा लार्वा का एडल्ट में चेंज होना, जो ड्रास्टिक चेंज होता है एकदम से, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज ऑब्जर्वेशन अबाउट अ न्यू प्लांट इज दैट, एक सहज ने क्या करा बेटा, नया प्लांट को ऑब्जर्व करा, उसकी जो स्टेम थी वो मोटी थी, वैक्सी लेयर थी, और जो रूट्स थी बहुत डीप थी। हमें बताना है ये प्लांट हमारा कहाँ का हो सकता है। तो एक चीज बताइए बेटा, डीप रूट्स, यहाँ से ही पकड़ लीजिए बेटा, डीप रूट्स की जरूरत कहाँ पे होगी, जहाँ पे पानी की कमी होगी, और पानी की कमी कहाँ पे होगी बेटा, सीधी सी बात है डेजर्ट में होगी। कहाँ पे होगी पानी की कमी, डेजर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स अबाउट द साइंस, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि साइंस के बारे में गलत है। ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड, बेटा कभी भी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में नहीं किया जाता, मतलब पहले से ये चीज नहीं होती कि हाँ हमारे को मतलब इस तरह का ही एनवायरनमेंट चाहिए तभी हम डिस्कवरी होगी। डिस्कवरी कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी हो सकती है, उसके लिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं होती। सो ये गलत है, right? Okay, false about the science. When a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it becomes law. बेटा बहुत सारे बच्चे ये समझ ही नहीं पाते, यहाँ पे गलती कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि थ्योरी और लॉ रिलेटेड चीज है। देखिए रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्योरी से लॉ बन जाता है। लॉ हमारा क्या होता है बेटा, स्टेटमेंट होता है, जनरलाइज स्टेटमेंट होता है, जो हमें रिलेशनशिप्स बताता है किसी भी हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में या किसी चीज के बारे में। और थ्योरी हमें बताती है कि वो चीज क्यों हो रही है,
ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। लॉ बताता है ये चीज हो रही है या ये चीज होएगी, थ्योरी बताती है वो चीज क्यों हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि थ्योरी को अगर बहुत सारे एविडेंस मिले तो वो लॉ बन जाएगा, तो ये बात गलत है। साइंस आइडियाज आर टेंटेटिव, बिल्कुल सही बात है, हमेशा इस बात को याद रखेंगे बेटा। साइंटिफिक आइडियाज हमेशा टेम्परेरी होते हैं, टेंटेटिव होते हैं, इन्हें मॉडिफाई और चेंज किया जा सकता है। साइंस में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती, स्टैटिक इज अ नेगेटिव वर्ड, इसके साथ कभी नहीं जाएंगे, तो ये आंसर सही है। साइंटिफिक साइंस इज अ क्रिएटिव फील्ड, बिल्कुल क्रिएटिव फील्ड है और इसमें इमेजिनेशन की जरूरत होती है अपना काम करने के लिए। हमें फॉल्स पूछा गया था, तो बेटा हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्ट मैपिंग इज नॉट यूज्ड एज अ टूल फॉर। बेटा कंसेप्ट मैपिंग हमारा किस चीज के लिए नहीं यूज होता, बताइए मुझे। कंसेप्ट मैपिंग हमारा किस चीज के लिए यूज नहीं होता? तो बेटा कंसेप्ट मैपिंग हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मैप करने के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट मैपिंग होता क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, कंसेप्ट मैपिंग के अंदर एक ग्राफिकल टूल होता है। क्या होता है? ग्राफिकल टूल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, डायग्राम्स बनाते हैं या नेटवर्क बताते हैं, जो हमारा किसमें मदद करता है बेटा, डिफरेंट कंसेप्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे डिपिक्ट करने में मदद करता है। तो जब हम ये कह रहे हैं एलिसिटिंग आइडियाज ऑफ लर्नर, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, कंसेप्ट मैपिंग एक अच्छा तरीका है ये समझने के लिए कि जो बच्चा है वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या समझता है, क्या उसके आइडियाज है, क्या उसके मिसकंसेप्शंस हैं। लेसन प्लानिंग में एजुकेटर बेटा कंसेप्ट मैपिंग का यूज कर सकते हैं लेसन्स को प्लान करने में, या की आइडियाज को आउटलाइन करने में, कनेक्शन बनाने में उन आइडियाज के बीच में, है ना। असेसमेंट में भी हेल्प करता है बेटा, कंसेप्ट मैप का यूज किया जा सकता है एज अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट, जो टीचर्स को अलाउ करता है कि वो जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक को लेके, वो उसको असेस कर सके। बेटा स्टूडेंट प्रोग्रेस में इसका काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ग्रेड 8 साइंस टेक्स्ट बुक है, आस्क द चिल्ड्रन टू टॉक टू ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर एल्डरली पीपल इन द नेबरहुड एंड फाइंड, ओके। इस पे बेटा कहा गया है कि जो ग्रेड 8 की बुक है साइंस की, उसमें कहा गया है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए या अपने आसपास पड़ोस के लोगों से बात कीजिए और उनसे पता कीजिए कि आपके समय में डिस्पोजल सीवेज डिस्पोजल सिस्टम कैसा था। तो ये एक्टिविटी कराने का पर्पस क्या है? इट हेल्प्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट हैव बीन टेकन प्लेस ड्यूरिंग रिसेंट ईयर। इससे बेटा बच्चों को क्या पता चलेगा कि क्या बोलते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू बी थैंकफुल फॉर द न्यू एडवांसमेंट एंड जज। देखिए जज तो करना ही नहीं है, जज तो सबसे नेगेटिव वर्ड है, तो इसे तो हटा ही दीजिए। तो आपका ये और ये ऑप्शन तो बिल्कुल हट गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू गो आउट फॉर अ फन एक्टिविटी। बेटा फन फन के लिए कभी कोई काम नहीं किया जाता। मोनोटोनी, दिस आर द नेगेटिव वर्ड्स। फन, मोनोटोनी, इसके लिए कभी कुछ नहीं किया जाता, तो बेटा सी वाला भी हटा दीजिए, तो सी भी नहीं आएगा। अब क्या बचा है, हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप स्किल ऑफ मेकिंग क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है बेटा, बच्चा क्वेश्चन करना सीखेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। एक्सप्लोर करेगा डिफरेंट सोर्सेज इंफॉर्मेशन के अदर देन टेक्स्ट बुक, बिल्कुल सही है। तो आप आंसर क्या होगा बेटा, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ए डी ई, ठीक है। जज, फन, मोनोटोनी, बेटा ये सभी क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are recommendation of NCF 2005 for the upper primary science teaching and learning? अपर प्राइमरी में बेटा हमारे को NCF 2005 क्या रिकमेंड करता है, क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। बेटा चिल्ड्रंस को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, लर्निंग की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग सिचुएशन फॉर कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, वेरी वेरी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, बेटा इसको तो पकड़ ही लेना जहां भी मिले, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस, कंसेप्ट शुड बी टॉट, डिसिप्लिनरी अप्रोच, अप्रोच नहीं बेटा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को रिलेट करके पढ़ेंगे, तो डी तो आप हटाई दो, डी तो आप हटाई दो, ठीक है। डी का है, डी का है, ये हट गया भाई, डी तो हट गया, ठीक है।
बी मेरे को ठीक लग रहा है, बी इसमें नहीं है तो ये भी हट गया। अब क्वेश्चन ये ए बी तो दोनों में है, क्या सी है या नहीं है? ठीक है, तो बेटा सी को समझो, वोकेशनल एजुकेशन नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस। की वोकेशनल एजुकेशन को देखिए, वोकेशनल एजुकेशन को एनसीएफ में मेंशन किया गया है, इट इज नॉट स्पेसिफिकली एम्फसाइज्ड फॉर इंटीग्रेशन। वोकेशनल एजुकेशन पे दो देखिए जोर तो दिया गया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप उसे साइंस के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टीचर्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ एसिड बेस। एक टीचर है, वो क्या करती है बेटा, डिस्कशन स्टार्ट करती है एसिड बेस से, उनकी प्रॉपर्टीज बताती है, हमारे जो एवरीडे की लाइफ है उसमें यूसेज बताती है, पीएच और इंडिकेटर्स के बारे में बताती है। After teaching acid and bases, the teacher arrange verification activity of acid bases. जब बेटा टीचर्स ने टीच कर लिया एसिड बेस के बारे में, उसके बाद उन्होंने क्या करा बेटा, एक एक्टिविटी अरेंज करी जिसमें बच्चा एसिड और बेस का वेरिफिकेशन क्या करेगा, करेगा। तो ये अप्रोच जो है वो कौन सी अप्रोच है, तो बेटा मैं आपको बताती हूँ, दिस इज द डिडक्टिव अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच है, जिसमें क्या होता है, हम जनरल कंसेप्ट या प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, जनरल कंसेप्ट या प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसे एग्जाम्पल या एप्लीकेशन की तरफ लेके जाते हैं, एग्जाम्पल या फिर हम एप्लीकेशन की तरफ लेके जाते हैं। और इंडक्टिव बिल्कुल बेटा इसका अपना अप्रोच होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है बेटा, हम कुछ नया आविष्कार करते हैं, बच्चा यहाँ पे कुछ नया आविष्कार नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समर हैज द फॉलोइंग व्यूज ऑन द ओपन बुक क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट। समर ने अपने कुछ व्यूज दिए ओपन बुक असेसमेंट के ऊपर, आप बताइए क्या सही है। इट रिड्यूस फियर ऑफ असेसमेंट इन स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है बेटा। ओपन बुक क्वेश्चंस असेसमेंट में बच्चों के अंदर असेसमेंट का जो डर है वो बहुत कम हो जाता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बुक्स को एक्सप्लोर कर सकें। आपको पता है बेटा, जो ओपन बुक क्वेश्चंस होते हैं, ओपन बुक क्वेश्चन असेसमेंट होते हैं, इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। कैसे होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। और बच्चा इस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को तभी कर सकता है जब उसने बच्चे ने बुक को अच्छे से पढ़ा हो। इट रिड्यूस बर्डन ऑफ मेमोराइजिंग एनी आंसर एंड इज अनफेयर टू, बिल्कुल गलत है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चा क्या है, अपने जो कंसेप्ट्स है वो और अच्छे से क्लियर कर सकता है। हेल्प टू गॉज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बनाने में मदद करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सही जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, और आपका बेटा जो आंसर सही होगा वो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस हेल्प लर्नर्स टू, जब हम बेटा विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं या ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स होते हैं, तो वो लर्नर को किस चीज में मदद करेगा, मल्टीपल व्यूज डेवलप करेगा, बिल्कुल सही बात है। उनकी थिंकिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करता है, क्लासरूम डिस्कशन को एंगेजिंग बनाता है। जब बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका मतलब आपको जो सोचने पे मजबूर कर दे, तो हर बच्चा उसमें एंगेज होगा ना। बेटा वन आंसर इज नेवर एन ऑप्शन, एक आंसर पे हमें कभी पहुंचना ही नहीं है, वो क्वेश्चन फिर कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं ना कि डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर बी डी इसमें नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा बेटा, ए बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग डिस्क्रिपेंट इवेंट इन साइंस क्लासरूम। तो यहाँ पे बेटा पहला थोड़ा सा ना ये समझने की जरूरत है कि डिस्क्रिपेंट इवेंट्स होता क्या है। देखिए, डिस्क्रिपेंट इवेंट्स साइंस क्लासरूम में अगर मैं बात करती हूँ, तो ये बेटा रेफर करता है उन डेमोन्स्ट्रेशंस को या एक्टिविटीज को जो कि क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं। मैंने क्या बोला, ऐसी एक्टिविटीज या डेमोन्स्ट्रेशन जो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया होता, वो हमें रिजल्ट मिलता है। कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टूडेंट्स प्री कंसीव्ड आइडिया और इंट्यूशन, इससे हमें क्या होता है, जो बच्चों के अंदर से पहले से आइडिया था, जो इंट्यूशन था, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मान ली आपने कोई एक्टिविटी करी, अब आपको पता है इस एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, कि ये रिजल्ट होगा, बट आपने कोई ऐसा इवेंट किया कि बच्चों की सोच से वो अपोजिट हो गया,
तो ये यही चीज होती है बेटा, ये उनको क्या बोलते हैं, हेल्प करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि डिस्क्रिपेंट इवेंट का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट हेल्प्स अ टीचर टू एलिसिट मिसकंसेप्शन इन स्टूडेंट्स के जो मिसकंसेप्शन है उन्हें हटा देता है, क्रिएट करता है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल सही बात है बेटा, जब हम कुछ ऐसा ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो बच्चों ने सोचा होगा बट उसके अपोजिट हो गया, तो बच्चे के मस्तिष्क के अंदर आपका कॉन्फ्लिक्शन आएगा ही आएगा। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू व्यू देयर आइडियाज डिफरेंटली। बिल्कुल सही बात है बेटा, बच्चा क्या करेगा, उस चीज को डिफरेंट तरीके से देख पाएगा। इट हेल्प्स वीक स्टूडेंट टू परफॉर्म वेल इन, देखिए यहाँ पे पर्पस बच्चे को वीक स्टूडेंट को असेसमेंट में परफॉर्म वेल कराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइंस टेक्स्ट बुक्स ऑफन हैव कलर्ड बॉक्सेस विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ द पास्ट। जो साइंस टेक्स्ट बुक्स होता है बेटा, उसमें कलर्ड बॉक्सेस होते हैं जो कि पास्ट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज को बताता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग लर्निंग दैट आर फुलफिल्ड बाय इंक्लूडिंग द अबव इन द टेक्स्ट बुक। तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए फन एलिमेंट, अगेन फन एलिमेंट आ गया ना, तो इसे हटा ही दीजिए, फन एलिमेंट यहाँ हटा दो, ऑप्शन नंबर डी ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है। और क्या है, टू डेवलप अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंसेप्ट, ये बात तो मुझे बिल्कुल सही सी लग रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यू आइडियाज टू डेवलप अ साइंस दैट न्यू आइडियाज टेक टाइम टू एक्सेप्टेड। ये बात भी सही है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, डेवलप कर पड़ता है ओपन माइंडेडनेस, ये भी बात सही है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो बेटा आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन रहा है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, द फैक्ट्स ऑफ साइंस सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर कंसेप्ट्स प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। जो फैक्ट्स होते हैं साइंस के बेटा, वो कंसेप्ट्स प्रिंसिपल और थ्योरीज का एक फाउंडेशन यानी कि बेस बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। फैक्ट्स देखिए, स्टैटिक मैंने बोला था ना, स्टैटिक नेगेटिव वर्ड है। स्टैट फैक्ट्स साइंस में बेटा कोई चीज स्टैटिक नहीं होती, सब चीजें बदलती हैं, सब चीजें चेंज होती हैं, तो रीजन तो बेटा बिल्कुल गलत है। सो assertion इज ट्रू एंड रीजन इज false। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।